हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जैसे पहली बार आप क्लास 11th में आते हैं तो आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हैं, फिर उसके बाद आप अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो आपको वो पढ़ने को जब पहली बार मिलता है तो वहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कैपिटल क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होता है। ऐसे नॉर्मली जैसे हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं नए नए, तो बहुत से मीम्स देखने को मिलते हैं कि बैलेंस शीट मैच करके दिखाओ, ये वो। तो हम लोग यहाँ पर जो वर्ड्स यूज करते हैं कि बैलेंस शीट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, एसेट्स क्या है, डेटर्स क्या है, तो आज ये जो वर्ड्स हैं जिनके बिना आपको आगे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बेटा हर सवाल में ये टर्म्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जितने भी टर्म्स होते हैं इन्हें क्लियर करने होते हैं। ये जितने भी टर्म्स हैं ये सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कहलाए जाते हैं। उसको लेकर मैंने आज ये वीडियो बनाई है, ये पीपीटी है। इसके अंदर हम आपको सारे टर्म्स क्लियर कर देंगे। जैसे आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ गए, इसके अलावा आपको 11-12 के लिए कोई टर्म्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है बिजनेस, क्योंकि देखिए अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी का मतलब ही होता है, सब्जेक्ट में हम लोग ये सिखाते ही हैं कि कैसे कैसे जैसे हमने कोई बिजनेस खोला तो बिजनेस में हम लोग डे टू डे ट्रांजैक्शन करेंगे। तो जो डेली हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इन ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, और इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद इनसे अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे, उन अकाउंट्स को बनाने के बाद उनसे रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा। रिजल्ट क्या, रिजल्ट ये बेटा कि जो साल भर एक प्रोपराइटर मेहनत करता है। अब देखो मैंने एक टर्म यूज किया ना, प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब क्या, देखिए मैं अभी बता देती हूँ। प्रोपराइटर का मतलब होता है कोई भी बिजनेस, तो बिजनेस का जो मालिक होता है, बिजनेस का जो ओनर होता है, उसे प्रोपराइटर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोपराइटर होता है ये साल भर बिजनेस करता है। तो बिजनेस करने के बाद इसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि उसने जो साल भर बिजनेस किया उसमें इसने प्रॉफिट कमाया कि लॉस, वो कैसे पता चलेगा। तो ये जो हमने ट्रांजैक्शन करते हैं ना हम डे टू डे, इन ट्रांजैक्शंस को हम पहले रिकॉर्ड करते हैं। इनको रिकॉर्ड करने के बाद हम इनसे अकाउंट बनाते हैं और फिर उस अकाउंट से हम रिजल्ट कंक्लूजन निकालते हैं कि हमने प्रॉफिट कमाया कि लॉस। तो सबसे पहले हम ये टर्म्स पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है बेटा बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, कोई भी लीगल एक्शन जो किया जाता है इनकम कमाने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए, उसे बिजनेस कहते हैं। लीगल एक्शन क्यों बोला, क्योंकि बेटा देखिए सरकार की नजर में आपका नेचर ऑफ बिजनेस लीगल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इलीगल बिजनेस कह रहे हो और आप उसको अपने आप बिजनेस कह रहे हैं कि हम बिजनेस करते हैं, भले वो इलीगल नेचर का हो ना। ऐसा बिजनेस, ऐसी एक्टिविटी जो आप डे टू डे कर रहे हैं इनकम कमाने के लिए, ऐसी एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं, या फिर हम इसे बिजनेस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर चाहे आप सामान या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे आप परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो गुड्स का, सर्विसेज का, बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हो, इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हो, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एनी अदर ट्रेडिंग एक्टिविटी। मतलब बेटा आपको ध्यान रखना है कुछ भी कोई भी एक्टिविटी आप करें, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिजनेस तब कहलाता है कोई भी चीज जब वो डेली बेसिस पे हो। अगर आप कोई भी चीज डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो आपका ये बिजनेस कहलाएगा। ये नहीं कि आपने एक दिन सेकंड हैंड स्कूटर बेच दिया तो आपका वही मेरा बिजनेस है ना, एक दिन नहीं। अगर आप स्कूटर डेली बेच रहे हो तो ये आपका बिजनेस कहलाएगा। तो बिजनेस वो चीज होती है बेटा जो आप डेली करें, और किस पर्पस के लिए, मेन इसका पर्पस होना चाहिए इनकम या प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसे आप क्या बोलते हैं, बिजनेस। समझ गए। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोपराइटर। जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया था, देखिए एक बिल्डिंग है, ये पूरी एक कंपनी है, इस कंपनी का जो भी मालिक होगा वो क्या कहलाएगा, प्रोपराइटर। देखिए वैसे कंपनी के मालिक को तो नहीं कहते, लेकिन अभी इस सेंस में मैं आपको बता रही हूँ। कंपनी के जो मालिक होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो अलग बात है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जैसे कोई फर्म होती है। फर्म यानी बेटा कोई भी बिजनेस, कोई भी स्मॉल स्केल बिजनेस हो या लार्ज स्केल बिजनेस हो, हर बिजनेस का एक मालिक होता है। तो बिजनेस के जो भी मालिक होते हैं, जो भी बिजनेस, जिन्हें हम बिजनेसमैन कहते हैं, बिजनेस का ओनर कहते हैं, उसे हम लोग अकाउंट्स की भाषा में प्रोपराइटर कहते हैं। तो ये कौन होते हैं, ये वो इंसान होता है जो हमारे बिजनेस में कैपिटल लेके आता है। अब देखो एक और वर्ड आ गया, कैपिटल क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कल को आपका मन करे कि मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई स्टार्टअप चलाना है। फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल ले लीजिए कि मैं परफ्यूम का बिजनेस करना चाहती हूँ। तो अगर मैं परफ्यूम का बिजनेस करूँ तो मुझे उसके लिए एक जगह पर, एक रियल एस्टेट के लिए मेरे को कुछ प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगा, एक प्रेमिसेस, एक मैं ऑफिस सेटअप कराऊंगी, वहां पर मैं फर्नीचर लगवाऊंगी, वहां पर मैं स्टाफ रखूंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस चीज से मैं बिजनेस करती हूँ वो स्टॉक भरवाएंगे, हम परफ्यूम भरवाएंगे। तो इन सबको भरवाने के लिए, पूरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगता है मनी। तो ये जो पैसा हम लोग लगाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इसे ही हम लोग कहते हैं कैपिटल। अब समझ गए। तो बेटा कैपिटल कौन लगाएगा, पैसा कौन लगाएगा धंधे में, धंधे का मालिक लगाएगा। तो जो बिजनेस का मालिक होता है वही पैसा लगाता है बिजनेस में, और बिजनेस के मालिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर। तो क्या है, ये पर्सन वो होता है जो हमारे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, और इसकी, अब देखो जो बिजनेस का मालिक होगा उसी के पास राइट्स है ना, किस चीज के
साइड से कि सारे होने वाले प्रॉफिट्स और लॉस उस बिजनेस से वही अर्न करेगा। तो यानी यहाँ पर वही बोला गया है कि ये वो पर्सन होता है बेटा जो हमारे बिजनेस में कैपिटल लगाता है और बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स और लॉस को आप अपने में शेयर करता है। इसे ही प्रोपराइटर कहते हैं या फिर ओनर कहते हैं उस बिजनेस का। जो नेचर ऑफ प्रोपराइटर है वो डिपेंड करता है अपॉन टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस पे। इन अ सोल ट्रेड बिजनेस, अब देखिए बीएसटी जब आप पढ़ते हैं तो बीएसटी में ही आपके में है टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बेटा एक ही प्रकार का बिजनेस नहीं होता है, बिजनेस के टाइप नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, बिजनेस अलग अलग टाइप का होता है। अगर किसी बिजनेस का एक मालिक है तो उसे सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस कहेंगे। अगर किसी बिजनेस का मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा कितने भी मालिक हो तो उसे पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसे जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। तो यानी हर बिजनेस का जो नेचर होता है अगर वो अलग है तो उससे क्या है प्रोपराइटर के नेचर भी डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे अगर हम सोल ट्रेड की बात करें तो यहाँ सोल ट्रेडर प्रोपराइटर होता है, लेकिन पार्टनरशिप में हम उन्हीं के, देखो मैंने क्या बोला, सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस है तो सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस में मालिक को सोल ट्रेडर कहोगे, लेकिन अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो वहां पे मालिक को क्या कहोगे, पार्टनर्स कहोगे। ठीक है, और अगर कंपनी खोले हैं आप तो वहां पर आप उन्हें क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स वहां के प्रोपराइटर होते हैं। समझ गए मेरी बात? यानी अगर आपका सोल ट्रेडर बिजनेस है तो ये जो सोल ट्रेडर होता है ये प्रोपराइटर कहलाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर्स प्रोपराइटर कहलाएंगे, और अगर कंपनी है तो आपको पता है कंपनी में शेयर होल्डर्स ही उसकी जगह आप मालिक होते हैं, तो एक कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उस कंपनी के वही प्रोपराइटर कहलाएंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई? यानी डिपेंड करता है प्रोपराइटर कौन होगा, वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है। अगर आपका बिजनेस सोल प्रोपराइटरशिप है तो वहां पे जो सोल ट्रेडर होगा वो प्रोपराइटर होगा। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप है तो वहां पर जो पार्टनर्स होंगे वो प्रोपराइटर होंगे, और अगर आपका बिजनेस एक बहुत बड़ी कंपनी है तो वहां पर ये जो शेयर होल्डर्स होंगे वो प्रोपराइटर होंगे। तो आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आता है कैपिटल। मैंने आपको बताया कैपिटल क्या है। तो देखिए कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको क्या लगता है, पैसा। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करिए, कोई भी स्टार्टअप आप स्टार्ट करिए, उसके लिए सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो है मनी। तो द मनी विच इज रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। जो भी पैसा हमें लगता है इनिशियली धंधे को चालू करने के लिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो ये जो अमाउंट है कैश का मतलब कितना पैसा हमें लग रहा है गुड्स और एसेट्स को इनिशियली इन्वेस्ट करने के लिए प्रोपराइटर के द्वारा, उसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस। अच्छा ये वर्ड कमेंसिंग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि डीके गोयल जो आपकी अकाउंट्स की बुक है जब भी आप उसको पढ़ते हैं तो ये वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज होता है। कमेंस, रमेश कमेंस बिजनेस, और आरके सन्स कमेंस बिजनेस, ऐसे करके कमेंस वर्ड आता है। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना, टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो यहाँ पर वही बोला गया है कमेंसिंग बिजनेस यानी बिजनेस को स्टार्ट करना, उसे कैपिटल कहते हैं। तो इट इज इन्वेस्टेड टू अर्न प्रॉफिट। क्यों लगाया जाता है बेटा, जब आप खुद ही पैसा नहीं लगाओगे भाई, आप शुरू में इनिशियल टाइम पे एक पैसा लगाओगे, एक सम ऑफ मनी, उसके बाद उस पैसे से आप साल भर जब बिजनेस करोगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको तभी तो प्रॉफिट अर्न होगा। तो यानी कैपिटल पैसा लगाया ही जाता है ताकि आप इस पैसे से बिजनेस करके क्या कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। इन अदर वर्ड्स ये एक्सेस होता है आपकी एसेट्स का ओवर लायबिलिटी। तो ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी गई है इससे एक फॉर्मूला भी बनता है। ये एक फॉर्मूला है जिसको एक स्टेटमेंट में इन्होंने लिख दिया। फॉर्मूला ये है कि आप कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू पता है और किसी भी बिजनेस की लायबिलिटी की वैल्यू पता है तो उन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे आप क्या निकाल लेंगे, कैपिटल। तो कैपिटल कैसे निकलती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी से। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आता है एसेट्स। जैसे मैंने बहुत बार वर्ड यूज किया एसेट्स एसेट्स एसेट्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा ऑफिस है, ठीक है। तो अभी आपको विजुअलाइजेशन से क्या दिख रहा है मेरे ऑफिस में, ये आपको इधर एसी दिख रही है, ठीक है, ये फर्नीचर्स हैं, मेरा लैपटॉप है, और उसके बाद यहाँ पर शेल्फ रखी हुई है, ये फर्नीचर्स हैं सारे। तो यहाँ पर आप देखिए एसेट्स क्या होती है, जितने भी रिसोर्स हमारे बिजनेस में होते हैं जिनकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब होता है कुछ ना कुछ उनकी वैल्यू है मनी टर्म्स में, यानी कल को अगर आप इनको बेचते हैं तो इसके बदले आपको पैसा मिलेगा, इनकी वैल्यू होती है, ठीक है, आर कॉल्ड एसेट्स। ये वो रिसोर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को हेल्प करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और इनसे हम लोग फ्यूचर में बेचकर कुछ वैल्यू भी हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बिजनेस को रन करने के लिए, और इनमें हमारे बिजनेसमैन का पोजेशन होता है। पोजेशन का मतलब होता है कि ये जितनी भी एसेट्स हैं ये हमारी होनी चाहिए। देखिए बेटा एसेट्स होने के लिए कोई भी चीज आप अपने फर्म में किसी भी चीज को एसेट्स कह सकते हो, बस उसके अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहली कि वो हमारी हो, कि हमारा उसके ऊपर ओनरशिप होना चाहिए,
चाहिए, दूसरा वो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाए, तीसरा वो हमारे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट दे, और चौथा वो हमारे बिजनेस में आगे जाके हमारे बिजनेस को जितना भी बेनिफिट देती है, फ्यूचर में इनकेस अगर हमें उसे बेचना पड़े तो हम उसको बेचकर पैसा रियलाइज कर लें। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जिस भी चीज में होगी हम उसे अपने आगे क्या बोलेंगे, एसेट्स। फॉर एग्जांपल मेरी कोचिंग है, तो मेरी कोचिंग में आज जिसमें ये जो स्क्रीन में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये जो डिजिटल बोर्ड है हमारे पास, ये हमारी एसेट्स है क्योंकि इस पे हमारी ओनरशिप है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, ये कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ये कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तीसरा, इसकी मनी के टर्म्स में वैल्यू है, बेटा जब वैल्यू है तभी तो कैश में कन्वर्ट हो पाएगा। और चौथा ये कि हम इसका यूज करके जो है बेनिफिट कमाते हैं, ठीक है। तो ये चारों की चार कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर है, तो ये मेरे यहाँ की एसेट्स होगी। हमारे यहाँ की एसेट्स हर कुछ है, फैन हो गया, हमारे यहाँ फर्नीचर हो गया, हमारे यहाँ ये बोर्ड हो गया, ठीक है, हर चीज हमारे यहाँ की क्या है, एसेट्स है। अब ये जो एसेट्स होती है बेटा, ये इनिशियली इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होती है करंट एसेट्स और एक होती है नॉन करंट एसेट्स। जो करंट एसेट्स है और जो नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट का दूसरा नाम है, उसका नाम होता है फिक्स एसेट्स। तो पहले हम फिक्स एसेट्स पढ़ लेते हैं क्या होता है। ये वो एसेट्स होती हैं जो बिजनेस यूज करता है लॉन्ग टाइम के लिए और ये फिक्स्ड होती है हमारे फर्म में। इन्हें देखिए हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। ये कंटिन्यू हमारे फर्म में यूज की जाती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 1 year। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स। या देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई। इसमें यहाँ पर ये बताया गया कि फिक्स एसेट्स हमारे यहाँ वो एसेट्स है जो 1 साल से ज्यादा हमारे यहाँ यूज हो और लगातार उसका इस्तेमाल करके हम बिजनेस करें। अब ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक टेलर है, एक टेलर की दुकान है, तो टेलर की दुकान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी एसेट्स क्या होती है, उसकी सिलाई मशीन। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि कोई टेलर अपनी सिलाई मशीन बेच दे, तो क्या वो बिजनेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। यानी उस बिजनेस में कोई भी चीज उसकी फिक्स एसेट्स तब कहलाती है जब उस इस चीज का आप इस्तेमाल करके बिजनेस कर रहे हैं। यानी जैसे टेलर सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके सर्विस दे रहा है, वो कपड़ों को सिल कर रहा है, सिल रहा है, तो इसीलिए उसकी जो सिलाई मशीन हुई वो उसके यहाँ की नॉन करेंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है। यानी वो ऐसी चीज है जिसको वो बेच नहीं सकता, क्योंकि अगर वो उसको बेच देगा तो उसको बेचने के बाद वो बिजनेस नहीं कर सकता। तो आपको ध्यान रखना है, फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती है विच आर नॉट मेंट फॉर सेल। यही याद रखिएगा लाइन जो मैंने कही है, विच आर नॉट मेंट फॉर सेल। ये वो एसेट्स हैं जो बेचने के लिए नहीं बनी हुई हैं, ये हमारे बिजनेस में रहती हैं और इन्हीं का यूज करके हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो कस्टमर को बेचते हैं। हम इसको नहीं बेचते, इसका इस्तेमाल करके हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचते हैं। तो हमारा धंधा उस प्रोडक्ट से है अपने कस्टमर के बीच में, ना कि इस सामान से जिससे हम बना रहे हैं। तो जैसे हमारी जो लैंड और बिल्डिंग है हमारी करंट एसेट्स है। भाई आप जिस बिल्डिंग में आपका ऑफिस है आप वो बिल्डिंग तो नहीं बेच दोगे, तो ये जो लैंड और बिल्डिंग हो गया, प्लांट और मशीनरी, ये प्लांट कोई पौधा नहीं है। अगर आपने कभी भी फूड फैक्ट्री या कभी भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को देखा होगा तो आपने देखा है कि अगर आप इंडस्ट्रीज के अंदर जाते हैं तो लाइन से जो है बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं। तो ये जो लाइन से सीरीज से मशीन लगी होती है, इन सीरीज ऑफ मशीन्स को ही प्लांट एंड मशीनरी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लांट और मशीनरी है, आप क्या इसको बेच दोगे? नहीं बेच सकते ना। इसी मशीन का यूज करके तो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हम इसी मशीन को बेच देंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो बेटा याद रखना, ऐसी चीज जिसका यूज करके आप बिजनेस करें वो आपके आगे फिक्स एसेट्स होती है विच आर नॉट मेंट फॉर सेल, जो बेचने के लिए नहीं बनी है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग करंट एसेट्स पे। तो करंट एसेट्स क्या होती है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, मैं ऐसे बता दूं आपको। करंट एसेट्स बेटा वो एसेट्स होती है जिसमें आप धंधा करते हैं, आप जिस चीज का बिजनेस करते हैं, जो माल आप कस्टमर को बेचते हैं, वही आपकी करंट एसेट्स होती है। मैंने कहा था अभी फॉर एग्जांपल मेरा परफ्यूम के बिजनेस है, तो जो परफ्यूम मैं बेच रही हूँ कस्टमर को, ये परफ्यूम मेरा करंट एसेट्स है। लेकिन अगर कोई बंदा मेरे यहाँ परफ्यूम खरीदने आता है तो वो देखता है कि मेरे यहाँ पर एसी भी लगी है, काउंटर भी है, कुछ मैंने सोफे भी रखे हुए हैं कस्टमर को बैठने के लिए, और भी मैंने शेल्फ्स बनाई हुई हैं। तो कोई कस्टमर मेरे यहाँ पे आगे ये नहीं कह सकता ये एसी कितने की दी, ये फर्नीचर कितने का दिया। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मैं एसी फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर रही, मैं किसका बिजनेस कर रही हूँ? परफ्यूम का। तो कस्टमर मेरे आगे आकर परफ्यूम ही मांगेगा, तो मैं जो उसको परफ्यूम बेच रही हूँ ये करंट एसेट्स है। लेकिन मेरे यहाँ पर जो एसी लगी है, फर्नीचर रखा हुआ है कस्टमर को बैठने के लिए, मैंने जो सोफे रखाए हैं, वो मेरी फिक्स एसेट है, क्योंकि मैं उसको बेचती नहीं हूं, विच आर नॉट मेंट फॉर सेल। तो आपको ऐसे भी याद रखना है, करंट एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स ये वो स्टॉक होता है जिसमें आप बिजनेस करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो 1 साल के अंदर, कोई भी एसेट्स जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए उसे करंट एसेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द एसेट्स व्हिच आर यूज्ड अप इन 1 year और इजीली गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैश इन 1 year आर कॉल्ड करंट एसेट्स। कोई भी एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए उसे आप करंट एसेट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं ये भी आप आगे पढ़ेंगे। वैसे मैं बता दूं आपको, जो आपके कस्टमर जो आपसे उधार में सामान लेकर जाते हैं और फ्यूचर में आपको कंफर्म करते हैं कि वो फ्यूचर में आपको पेमेंट करेंगे। आज कोई कस्टमर आपसे उधार
उधार में सामान लेके गया और वो आपसे कहता है कि मैं तुम्हें फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, तो वो कस्टमर जो आपसे उधार में सामान लेके गया है वही आपका डेटर कहलाता है, ठीक है। और एक बात आपको बता दूं, जो आपके पास नगद पैसा होता है, जो आपके पास कैश होता है, वो आपके यहाँ की लिक्विड एसेट्स होती है। क्या होती है? लिक्विड एसेट। लिक्विड मतलब वो केमिस्ट्री वाला नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये लिक्विड का मतलब होता है कि एकदम कैश के फॉर्म में होता है, कैश अपना कैश के फॉर्म में ही रहता है, उसे लिक्विड एसेट्स कहते हैं, ठीक है। और ये भी करंट एसेट्स का पार्ट है कैश। क्यों? क्योंकि करंट एसेट्स भी वो चीज होती है जो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में विद इन 1 ईयर। टाइम लिमिट ध्यान रखिएगा, 1 साल के अंदर कोई भी चीज कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट्स होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लायबिलिटीज। भाई देखिए, धंधा करने बैठे हैं, जब बिजनेस करने बैठे हैं तो जरूरी तो है नहीं है कि हमारे पास सब पैसा हो जो हम अपने फर्म में लगा सकें। होता है मेरे पास कुछ सेविंग्स रहती है, लेकिन फिर एट द टाइम मुझे लगता है कि मुझे और पैसे की जरूरत पड़ी है जो मुझे अपनी फर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कभी कभी होते हैं जो प्रोपराइटर्स होते हैं उनके पास फंड की कमी हो जाती है, तो वो बैंक जाते हैं और बैंक से लोन लेते हैं। अगर आप बैंक जाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मेरा परफ्यूम का बिजनेस है और मैं बैंक गई और मैंने बैंक जाके पीएनबी बैंक से मैंने लोन ले लिया 5 लाख का, तो मैंने जो बैंक से लोन लिया 5 लाख का, तो ये लोन ही मेरे ऊपर क्या राइज कर देगा? लायबिलिटी। ये क्या राइज हो गई मेरे ऊपर? लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है एकदम सीधे शब्द में कर्जा। जो भी आप कर्जा लेते हैं किसी से, जिसको आपको एक टाइम के बाद ब्याज सहित लौटाना होता है, इसे बोलते हैं लायबिलिटी। तो आपको समझ में आ रहा है, ये अमाउंट होता है जो कि बिजनेस लेता है अदर्स से, उन्हें लायबिलिटी कहते हैं। ये एक सर्टेन अमाउंट होता है जो बिजनेस जो है इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे। भाई ऑब्लिगेशन है, मजबूरी है। जब मैंने पीएनबी से अगर 5 लाख का लोन लिया तो एक टाइम के बाद मुझे पीएनबी को ये लोन ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा, मेरा ऑब्लिगेशन है। तो ये जो कर्जा हम लोग लेते हैं, इस कर्जे को लेकर हमारे ऊपर क्या राइज हो जाती है? लायबिलिटी, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। जैसे आप इस इंसान को देख सकते हैं, इसने बहुत कर्जा ले लिया कि एक कर्जे में डूब गया, डेब्ट में, तो कर्जे को हम लोग डेब्ट भी बोलते हैं। डेब्ट का मतलब होता है कर्जा, कर्जा बोलिए, डेब्ट बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म देखिए ये लायबिलिटी 2 प्रकार की होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इसे हम लोग लॉन्ग टर्म का ही दूसरा नाम है नॉन करेंट, और शॉर्ट टर्म का दूसरा नाम है करेंट। यानी इनके 2 नाम है, करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी। जैसे अभी आपने एसेट्स में पढ़ा ना, करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स, वैसे इसमें भी होता है। ये होती है आपकी नॉन करेंट लायबिलिटी और ये होती है आपकी करंट लायबिलिटी। तो बहुत आसान है, एकदम समझिएगा आराम से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने पीएनबी से 5 लाख का लोन लिया, तो आपको पता है लोन का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, मिड टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तो अगर मेरा जो मैंने लोन लिया है इसका ड्यूरेशन 8 महीने का है, तो ये आप समझिए 8 महीने 1 साल के अंदर आते हैं ना, तो यानी मुझे इसका पेमेंट 8 महीने के अंदर ही करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी लोन जिसकी ड्यू डेट 1 साल के अंदर आए, ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट मुझे 1 साल के अंदर करना पड़े, उसे करंट लायबिलिटी कहते हैं। और ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के बाद करना पड़े, उसे नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? कोई भी कर्जा जो 1 साल के अंदर देना हो उसे करंट लायबिलिटी कहेंगे, और कोई भी कर्जा जो 1 साल के बाद देना हो उसे नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। वही यहाँ पर लिखा है, कोई भी लायबिलिटी विच आर यूजुअली पेबल आफ्टर, ये आफ्टर लिखा हुआ है, थोड़ा कट गया है, समझिएगा, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। कोई भी लायबिलिटी जो 1 साल के पीरियड के बाद पे हो, उसे हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। जैसे लोन हम देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, डिबेंचर्स कंपनी इशू कराती है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होता है? इसे करंट लायबिलिटी कहते हैं। ये वो लायबिलिटी होती है जिनका पेमेंट विद इन 1 ईयर करना होता है, 1 साल के अंदर, यानी जिसका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करना हो, उसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जिसके एग्जाम्पल में क्रेडिटर्स आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो आपको यहां तक समझ में आ गया? याद रखना है, एसेट्स भी 2 टाइप की है, करंट और नॉन करंट, लायबिलिटी भी 2 टाइप की है, करंट और नॉन करंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है? देखिए ये कोई ड्राइंग वो वाली ड्राइंग नहीं है कि हम लोग डोरेमोन का फोटो बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि ये जो प्रोपराइटर होता है, ये तो मैंने ऐसा दिखाया है आपको कि एक बच्चा गिफ्ट दे रहा है अपनी फ्रेंड को, सेम ऐसे ही होता है बेटा कि जैसे कोई प्रोपराइटर, फॉर एग्जाम्पल मी, कि मेरा परफ्यूम का बिजनेस है, तो मैं अपने बिजनेस की क्या हूँ? प्रोपराइटर हूँ। तो जो मैं हूँ, मैं अगर अपने बिजनेस से कैश निकालूं या मैं अपने बिजनेस से कोई गुड्स निकालूं जिसका मैं बिजनेस करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा गुड्स क्या होगा? मेरे बिजनेस का गुड्स परफ्यूम। तो अगर मैं अपने बिजनेस से परफ्यूम निकालूं या मैं अगर अपने बिजनेस से कोई कैश निकालूं और इसको मैं निकालूं अपने पर्सनल यूज के लिए, कि कल को मेरा मन किया कि लाओ चले नैनीताल ट्रिप चलते हैं, तो मैंने अपने गले से पैसा निकाला और मैंने नैनीताल की ट्रिप पे चली गई, तो यानी ये पैसा मैंने अपने पे यूज किया, पर्सनल यूज के लिए। यानी अगर आप
आप बिजनेस के गल्ले से कैश निकाले या बिजनेस के धंधे से आप कोई सामान निकाले पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं ड्राइंग। समझ में आया? बस कंडीशन याद रखिएगा, निकालेगा कौन? प्रोपराइटर, मालिक अगर निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या फिर सामान, तो उसे हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विच इज विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर इट्स प्राइवेट यूज और पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग्स करते हैं ये लोग, तो ये ड्राइंग्स करने से क्या होता है, जो कैपिटल होता है वो हमारे फर्म में रिड्यूस हो जाती है। एक और बात आप समझ लीजिए, डीके गोयल में दो ऐसी एंट्रीज हैं जो यूज होती हैं, जो उनके नाम से यूज होती हैं, लेकिन उनकी एंट्री उनके नाम से नहीं करनी होती है, उसकी जगह पे हमें ड्राइंग्स लिखना होता है। तो आपको नाम याद रखना है, एक होता है आपका इनकम टैक्स, सवाल में दिया होता है इनकम टैक्स होता है, और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो बेटा अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स दिया होगा या क्वेश्चन में आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया होगा, तो आपको ध्यान रखना है, आपको जब भी इनकी एंट्री करने को बोलेगा तो आपको इनका नाम नहीं लिखना है, इनके नाम की जगह आपको क्या लिखना है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्यों लिखना है? क्योंकि बेटा देखो, ये अपने नाम से तो सवाल में दिए रहेंगे, लेकिन ये होते हैं प्रोपराइटर के पर्सनल एक्सपेंस। जैसे इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स प्रोपराइटर अपनी पर्सनल इनकम पर जो टैक्स पे करता है धंधे के गल्ले से, उसे इनकम टैक्स कहते हैं। तो वो धंधे का तो खर्चा है नहीं, हमेशा याद रखिएगा, ये जो आप पूरा अकाउंटेंसी बेटा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यहाँ पर आप जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, फर्म के ट्रांजैक्शन होने चाहिए। प्रोपराइटर के पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस के खातों में रिकॉर्ड नहीं होंगे। हम अकाउंटेंसी में जो भी खाता बनाते हैं वो बिजनेस का खाता है, और उसमें सिर्फ बिजनेस के खर्चे ही रिकॉर्ड होते हैं और बिजनेस की इनकम रिकॉर्ड होती है। हम यहाँ पर प्रोपराइटर के पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे प्रोपराइटर ने अपनी फ्रेंड को गिफ्ट दिया, तो उसने मेरे बिजनेस से जो है गुड्स निकाले, तो ये क्या है? ये इसने पर्सनल यूज के लिए किया। क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन था? क्या इसके बदले बिजनेस को कोई इनकम जनरेट हो रही थी? कुछ नहीं ना, तो ये ड्राइंग्स है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? वैसे यहाँ पर भी जो इनकम टैक्स दिया हुआ है, जो प्रोपराइटर अपनी पर्सनल इनकम से पे करता है, उसे इनकम टैक्स कहते हैं, ये भी एक ड्राइंग्स है। और दूसरा ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? देखिए, जो इंश्योरेंस होता है ये भी दो टाइप के होते हैं। अगर कोई जिंदा इंसान अपने ऊपर कराता है, अपने जीवन पे कराता है, तो उसे जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। और अगर आप किसी नॉन लिविंग पे कराते हैं तो उसे जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, तो मुझे अगर अपने सामान पे कराना है, परफ्यूम पे कराना है, तो वो जनरल इंश्योरेंस है। परफ्यूम पे अगर मैंने इंश्योरेंस कराया और उसका पैसा मैं गले से भर रही हूं, तो वो जाएगा इंश्योरेंस के नाम से खातों में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन अगर मैं कोई प्रोपराइटर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा बिजनेस के गले से पे कर रहा है, तो ये ड्राइंग्स होगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो बस आपको ध्यान रखना है कि अगर ये दो नाम से एंट्री करने को आएगा, तो आपको कभी भी इनका नाम नहीं लिखना है, इनकी जगह पे आपको जो वर्ड यूज करना है वो है ड्राइंग्स। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आते हैं गुड्स। गुड्स क्या होता है? तो ये देखिए, कन्फेक्शनरी, मेरी बेकरी है ये। ठीक है, गुड्स क्या होते हैं? कोई भी सामान जिसमें मैं बिजनेस करती हूँ उसे मेरे यहाँ का गुड्स कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला कि मेरा काय का बिजनेस है? परफ्यूम का। अभी छोड़िए, मान लीजिए मेरा बेकरी का बिजनेस है। देखिए, हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ केक्स आई ऑफर यू, है ना? कितने प्रकार के मेरे पास केक्स रखे हैं, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, रेड वेलवेट, बहुत सारे। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे पास केक रखे हुए हैं, ये केक मैंने क्यों रखे हैं? क्योंकि मेरा बिजनेस ही किसका है? बेकरी का है, केक बेकरी है मेरे पास। तो ये जो भी चीज मैं ऑफर करती हूँ कस्टमर को बेचने के लिए, यही मेरे यहाँ का क्या कहलाता है? गुड्स। जैसे मैंने कहा ना आपको कि मेरा परफ्यूम का बिजनेस है, तो परफ्यूम मेरे यहाँ का क्या होगा? गुड्स। अगर मेरा केक का बिजनेस है तो केक मेरे यहाँ के क्या होंगे? गुड्स। ठीक है, तो वही लिखा है, द थिंग्स व्हिच आर बॉट एंड सोल्ड बाय बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। गुड्स में भी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। इन अकाउंटिंग व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इट इज रिटन एज परचेजेस, व्हेन गुड्स आर सोल्ड इट इज रिटन एज सेल्स, it is written as stock if remain unsold at the end of the financial year। बोला गया है बेटा कि आप जब भी क्वेश्चन में कभी भी आए कि आपने गुड्स परचेज किया, तो कभी भी एंट्री में गुड्स के नाम से एंट्री मत करना कि गुड्स अकाउंट डेबिट, ये सब नहीं करना। गुड्स के नाम से कभी भी कोई एंट्री नहीं होती। अगर आपने गुड्स खरीदा है तो आप परचेजेस लिखेंगे, अगर आपने अपना गुड्स बेचा है तो आप सेल्स लिखेंगे। ठीक है, तो गुड्स याद रहेगा क्या होता है? गुड्स वो सामान होता है बेटा जिसमें आप बिजनेस करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका परचेजेस। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जैसे मैंने कोई सामान खरीदा तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या लिखूंगी? परचेजेस के नाम से। ठीक है, तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेडी है और ये वेजिटेबल्स खरीदने आती है, तो ये लेडी क्या कर रही है? ये लेडी वेजिटेबल्स इनसे खरीद रही है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या कर रही है? अगर आप इस लेडी की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये क्या कर रही है? ये परचेज कर रही है। लेकिन अगर आप इस सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ये क्या कर रहे हैं? तो ये सेल्स कर रहे हैं। तो बस पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस होता है, ट्रांजैक्शन सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर परचेज क्या होता है? जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं दोबारा से बेचने के लिए, इसे हम परचेजेस कहते हैं। इतना समझ में आया? अब आता है सेल्स।
अब देखिए ये जो लेडीज हैं ये इन बच्चों को जो है सेब बेच रही हैं, तो ये क्या कर रही हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल्स कर रही हैं। तो सेल्स क्या होता है, जब परचेज किया हुआ सामान दोबारा से कस्टमर को बेचा जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स। एकदम इजी है बेटा, अगर आप खरीद रहे हो तो परचेज लिखना, अगर आप बेच रहे हो तो सेल्स लिखना। क्या, सामान, गुड्स, स्टॉक जिसमें आप बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या है, अब जैसे देखिए ये जो लेडीज हैं, ये मोहतरमा, इन्होंने एक टॉप खरीदा था इनसे, लेकिन ये अब इनको रिटर्न कर रही हैं। क्यों कर रही है, कुछ रीजन होगा रिटर्न करने का। हाँ, रीजन है कि ये डिफेक्टिव निकला है। तो यानी क्या होता है, कभी कभी ऐसा नहीं है कि हम बेच दें या हमने खरीद लिया, जब हम सामान खरीदते हैं तो हम ये भी पाते हैं कि कभी कभी सामान खराब निकल जाता है, तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं। तो इसकी भी एंट्री होती है, इसकी एंट्री होती है परचेज रिटर्न के नाम से। किस नाम से, परचेज रिटर्न के नाम से। तो परचेज रिटर्न आपको समझ में आया। गुड्स वंस परचेज बाय द बिजनेस आर रिटर्न बैक ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। जब बिजनेस कोई सामान खरीदता है तो उसे परचेज के नाम से एंट्री करता है, और जब यही सामान वो दोबारा बेच वापस करा देता है तो उसे परचेज, तो उसकी एंट्री परचेज रिटर्न के नाम से होती है। अब चलते हैं आगे। अब आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने कोई सामान बेचा, तो अगर मैंने कोई सामान बेचा तो मैंने सेल्स की होगी, और उसके बाद अब मान लीजिए वो सामान जो है कस्टमर को नहीं सही लगा, कस्टमर को डिफेक्टिव लगा, या कस्टमर को लगा कि वो सामान जो है नहीं एप्रोप्रिएट था, तो हो सकता है कि उस कस्टमर मेरे को वो सामान वापस कर दे। तो मैंने जो आज सामान बेचा, कस्टमर ने वो सामान मेरे को दोबारा वापस कर दिया, यानी कस्टमर ने क्या किया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को सेल्स रिटर्न हो गया, यानी जो मैंने माल बेचा था वो माल मेरे पास वापस आ गया। तो इसे हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न के नाम से। तो मैं अभी आपको यहाँ पर एक बैलेंसेस लिखा देती हूँ। आप बेटा बैलेंस हमेशा याद रखना, बैलेंस सेम होता है, जो भी बैलेंस है वो याद रखिएगा, क्योंकि इसी बैलेंस से आप जनरल एंट्री करेंगे। जैसे जो परचेज होता है बेटा, तो परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है। तो जब आप परचेज रिटर्न करते हैं, जब आपको पता है बेटा परचेज का बैलेंस डेबिट है, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। जो सेल्स है बेटा, सेल्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है बेटा, इसका बैलेंस होता है डेबिट। मेरी बात समझ गए, ये बैलेंस आपको याद रखने हैं। ये सारे बैलेंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, यही कंफर्म बैलेंसेस हैं, ये चेंज नहीं होते कि वेरी हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन आप कभी भी परचेज का करेंगे तो आप डेबिट ही करेंगे परचेज को, परचेज रिटर्न का करेंगे तो आप हमेशा उसको क्रेडिट करेंगे। ये बैलेंस फिक्स होते हैं। मेरी बात समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब बताए बेटा स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब मैंने आपको बताया था, ये वो गुड्स होते हैं जो लेफ्ट अनसोल्ड हो जाते हैं इन दी बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। द गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आर कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। द सेम स्टॉक इज ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। अब देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए कि मैंने इस साल अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब मैंने इस साल अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने माल भरवाया होगा, तो ये जो सामान मैंने अपने बिजनेस में भरवाया इसे हम कहते हैं स्टॉक, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, तो इन अकाउंट्स को बनाने का एक टाइम पीरियड होता है। ये अकाउंट कब बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, हम जो भी खाते बनाते हैं, ये हमारा खाता बनता है 1 अप्रैल से और अगले साल की 31 मार्च तक। तो अगर आप ये ड्यूरेशन देखें तो ये ड्यूरेशन बेटा 12 मंथ्स का होता है। ये 12 मंथ्स का ड्यूरेशन यानी 1 साल का ड्यूरेशन है। इसमें 1 साल के सारे हमारे फर्म में होने वाले सारे इनकम और एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इस 1 साल में। और ये टाइमलाइन फिक्स होती है, 1 अप्रैल से ही हमारा खाता बनाना हम शुरू करते हैं और अगले साल की 31 मार्च तक बनाया जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ये कौन सा ईयर होता है, इसे हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो अब देखिए जो माल हमारे यहाँ भरा होता है, जैसे मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल को अपने यहाँ माल भरवाया और उसके बाद 31 मार्च आ गई, तो बेटा ऐसा जरूरी तो है नहीं मैंने जितना माल भरवाया वो सारा बिक जाए। कभी कभी होता है कुछ माल नहीं बिक पाता, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो माल मेरा नहीं बिक पाया, जो माल मेरा अनसोल्ड रह गया, ऐसे सामान को ही हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। और बेटा ये जो सामान मेरा बिका नहीं रह गया, अब यही सामान अगले दिन, देखो आज 31 मार्च है तो अगले दिन क्या होगा, 1 अप्रैल फिर आएगा, तो नेक्स्ट डे ही 1 अप्रैल आ जाएगा, तो नेक्स्ट डे से क्या है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो 31 मार्च के दिन का जो अनसोल्ड स्टॉक था, ये अगले ही दिन हमारा नए सेशन का, नए फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो आपको याद रखना है बेटा कि पिछले साल का जो क्लोजिंग होता है वो इस साल का क्या बनता है, ओपनिंग बनता है। क्योंकि बेटा जो पिछले साल नहीं बिका सामान हम वो बेच तो देंगे, वो हम जला तो देंगे नहीं, बेचेंगे ही, तो हम उसे नेक्स्ट ईयर लेके आएंगे और नेक्स्ट ईयर आगे वो क्लोजिंग हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया।
अभी नेक्स्ट चलते हैं, रेवेन्यू क्या होती है। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि हम जिस भी चीज का बिजनेस करते हैं, तो हम जो सामान कस्टमर को बेचते हैं, जितने में भी मैंने तय किया, मान लीजिए कोई कस्टमर मेरे यहाँ आया और उसने मेरे यहाँ पे आगे एक परफ्यूम खरीदा, वो परफ्यूम 500 रुपए का था, तो मैंने उसको बताया कस्टमर को कि 500 का है भैया, तो कस्टमर ने मेरे को कितना रुपए देगा, 500 ही तो देगा जितना मैंने उसको बताया। तो कस्टमर ने जो मुझे 500 रुपीज दी, तो ये मैंने क्या कमाया, इसे रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू वो अमाउंट होता है जो हम कमाते हैं बाय द वे ऑफ सेल ऑफ गुड्स, माल बेच कर जो पैसा हम कमाते हैं कस्टमर से, उसे हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वो अमाउंट होता है जो रिसीव होता है बिजनेस में जब हम सामान को बेचते हैं। दिस अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, डिविडेंड और एक्सेट्रा। तो अभी के लिए आपको समझ में आ गया, आप जिस भी चीज का बिजनेस करते हैं, जब वो सामान आप कस्टमर को बेचते हैं, तो कस्टमर से आप जो भी पैसा कमाते हैं उसे आप रेवेन्यू कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है एक्सपेंस। धंधा कर रहे हैं तो धंधे में इनकम भी होगी और धंधे में खर्चे भी होंगे। तो बेटा बिजनेस में जो डे टू डे खर्चे होते हैं, बिजनेस जब हम रन करते हैं बेटा, तो बिजनेस में हमारे यहाँ हर दिन डे टू डे एक्सपेंस होते हैं। तो ये जो डे टू डे एक्सपेंस होते हैं हमारे बिजनेस में, इसे ही एक्सपेंसेस कहते हैं, खर्चे कहते हैं, ठीक है। तो खर्चा आप जानते हैं क्या होता है, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना, उसके बाद सैलरीज देना, वेजेस देना, ये सारे हमारे एक्सपेंस होते हैं। अब हम लोग एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखिए एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर ये दो वर्ड्स हैं, इन दोनों का मतलब खर्चा ही होता है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है। मीनिंग इन द सेंस मतलब देखिए, सबसे पहले जो आपका एक्सपेंस होता है और एक्सपेंडिचर दोनों होते खर्चे ही हैं, लेकिन एक स्मॉल अमाउंट का होता है और एक ह्यूज अमाउंट का। दोनों होता खर्चा है, लेकिन जो एक्सपेंस होता है ये आपका स्मॉल अमाउंट का होता है, और ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये आपका ह्यूज अमाउंट का होता है। जो आपके एक्सपेंस होते हैं, दूसरा पहले तो स्मॉल अमाउंट का है और एक्सपेंडिचर ह्यूज अमाउंट का है। तो जो एक्सपेंस है ये आपका रिकरिंग नेचर का होता है, रिकरिंग मतलब रेगुलर बेसिस में आपको इसका पेमेंट करना ही करना है, और जो एक्सपेंडिचर होता है ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, ठीक। दूसरा डिफरेंस आपको समझ में आया। तीसरा डिफरेंस कि एक्सपेंस करने से आपके फर्म की प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ती। एक्सपेंस अगर आपने किया तो उससे आपकी फर्म की प्रोडक्शन कैपेसिटी या आपकी फर्म की प्रोडक्शन इफिशिएंसी नहीं बढ़ती, डज नॉट इंक्रीज। लेकिन अगर आप एक्सपेंडिचर करते हैं तो इसको करने से आपकी फर्म की प्रोडक्शन कैपेसिटी और इफिशिएंसी दोनों बढ़ती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ेगी। मेरी बात समझ गए। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये वो अमाउंट होता है जिसको पे करने से हमारे फर्म की प्रॉफिट अर्निंग इंक्रीज कैपेसिटी, हमारी फर्म जितने हद से पहले प्रॉफिट कमाता था अब उतने और ज्यादा कैपेसिटी हमारी फर्म की इंक्रीज हो गई है, इसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये लॉन्ग पीरियड नेचर का होता है, लॉन्ग टाइम का होता है। जैसे मैंने आपको बताया एक्सपेंस की, देखे मैंने कहा ना मेरा परफ्यूम का बिजनेस है, तो मान लीजिए मैं जो हर महीने रेंट दे रही हूँ, मैं जो सामान भरवा रही हूँ, मैंने हर महीने रेंट दिया, वेजेस दिया, तो ये एक्सपेंस में आएगा। लेकिन अगर मैं एसी खरीद लूँ एक, तो आपको पता है ये जो मैंने एसी खरीदी ये आज से 5 साल 10 साल तक चलेगी ही चलेगी। 5 साल भी मान लीजिए अगर ये एसी चली, तो क्या हर महीने हर दिन तो हमें एसी खरीदनी नहीं पड़ेगी। हमने एक बार एसी खरीदी, 5 ईयर्स तक ये हमें क्या करेगी, हमें 5 ईयर्स तक ये सर्विस देगी। तो ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर है। एसी का अमाउंट भी ज्यादा है तो ये ह्यूज अमाउंट का होता है, हम एक ही बार खरीदेंगे, बार बार तो करेंगे नहीं एक्सपेंडिचर। और इसको करने से हमारी फर्म की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने से इन टर्न हमारी फर्म का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन उसी जगह एक्सपेंस क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग दिन भर जो रिफ्रेशमेंट करते हैं, नाश्ता पानी थोड़ा बहुत करते हैं, तो ये जो खर्चा होता है नाश्ते पानी में, ये क्या है, ये एक्सपेंस है। पहली बात तो ये स्मॉल अमाउंट का है, नाश्ता पानी खर्चा स्मॉल अमाउंट का होगा, रिकरिंग नेचर का है, हर दिन हो रहा है, रिकरिंग नेचर का, रिकरिंग यानी रिपीटिंग नेचर का। और दूसरा क्या, नाश्ता पानी करके हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंसी कुछ बढ़ रही है, क्या हमारी मशीनों की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जा रही है, नहीं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया प्रोडक्शन एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। अब आता है इनकम। इनकम क्या होती है, तो देखिए दैट अमाउंट विच इंक्रीज कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड इनकम, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। रेवेन्यू मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है जिस चीज का आप धंधा करते हैं वो माल जब आप कस्टमर को बेचते हैं, तो कस्टमर को माल बेचकर जो पैसा आप कमाते हैं उसे रेवेन्यू कहते हैं। अब आप इस रेवेन्यू में खर्चा माइनस कर दीजिए तो आप क्या कमा लेंगे, इनकम। तो इनकम क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी आप अपनी रेवेन्यू में क्या माइनस कर दीजिए, खर्चा माइनस कर दीजिए, तो क्या निकल आएगा, इनकम निकल आएगी। अब इसके बाद आता है लॉस। देखिए धंधा क्या है, बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क है।
तो बिजनेस में प्रॉफिट भी होते हैं और लॉस भी। बिजनेस असर्टेन होता है, कोई कंफर्म नहीं कहता कि बिजनेस में आप हमेशा प्रॉफिट ही कमाएंगे। तो लॉस क्या है, जब एक्सपेंस ज्यादा होता है रेवेन्यू से, जब आपके खर्चे ज्यादा है और आपका रेवेन्यू कम है, तो उस केस में आप क्या कमाते हैं, लॉस कमाते हैं। अब आता है गेन क्या होता है। तो देखिए गेन और प्रॉफिट में इतना डिफरेंस है कि जो प्रॉफिट आप तब कहते हैं आपने तब कमाया जब आप जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो माल बेचे। आप अमाउंट, जैसे आप मान लीजिए आप जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो आपकी फर्म की करंट एसेट्स होती है, तो आपने अगर अपनी करंट एसेट्स को बेचा प्रॉफिट में तो आप कहेंगे आपने प्रॉफिट ही कमाया है। लेकिन अगर आपने अपने यहाँ की नॉन करंट एसेट्स को बेच दिया प्रॉफिट में तो आप उसे प्रॉफिट नहीं कहेंगे, तब आप उसे कहेंगे आपने गेन कमाया है। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसको आप नहीं बेचते, इनमें आप धंधा नहीं करते। लेकिन मान लीजिए कल को मेरे यहाँ एसी लगी हुई थी और वो एसी बहुत पुरानी हो गई, मैंने बेच दिया, और जब मैंने वो एसी को बेचा तो मैंने बेचने में भी प्रॉफिट कमाया, तो हम उसे प्रॉफिट ना कहकर क्या कहेंगे, गेन कहेंगे। ठीक है, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है बेटा लागत। लागत जैसे आप जो सामान बेच रहे हैं, जैसे मैंने कहा मेरा परफ्यूम का बिजनेस है, मैं परफ्यूम बेच रही हूँ, तो मैंने अपना एक परफ्यूम कस्टमर को 500 में बेचा और मैंने यही परफ्यूम खरीदा था 300 रुपए में। तो 300 का जब मैंने खरीदा तो ये मेरी कॉस्टिंग है, और मैंने कितने का बेचा इसको, 500 में। तो मैंने इस ट्रांजैक्शन में कितना रुपए कमाया, 200। 200 मेरी इनकम हुई, 300 मेरी कॉस्ट हुई और 500 मेरा रेवेन्यू हुआ। मेरी बात समझ गए, मेरी बात समझ में आ गई आपको। अब नेक्स्ट आता है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। ठीक है, जो भी अमाउंट कम करके आप पे करते हैं इसे आप डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट आपको होलसेलर भी देता है, रिटेलर भी देता है। अभी समझिए डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट होता है और कैश डिस्काउंट होता है। जब एक ट्रेडर कंसेशन करता है कस्टमर को उसके लिस्ट प्राइस पे तो उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता बुक्स ऑफ अकाउंट में, और ये मैन्युफैक्चरर देता है होलसेलर को, और फिर होलसेलर ये डिस्काउंट देता है रिटेलर को, और रिटेलर फिर किसको देता है, कस्टमर को। इस बार कैश डिस्काउंट आता है ये वो, या जब कोई ट्रेडर अपना कंसेशन कस्टमर को देता है ताकि वो तुरंत पेमेंट कर दे चेक से या कैश में, तो इसे कैश डिस्काउंट कहते हैं, और इसे खातों में रिकॉर्ड किया जाता है। ये कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है कस्टमर को ताकि वो तुरंत पेमेंट कर दे, तो ताकि इंकरेज किया जाता है कि वो तुरंत पेमेंट कर दे। वही बात है। अभी देखिए यहां तक आपको बात समझ में आया ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो मैंने वही बताया, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है ये वो डिस्काउंट है जो कि पे करता है, जो कि मिलता किसको है, कस्टमर को मिलता है। किस प्राइस पे, जैसे मान लीजिए कस्टमर ने सामान खरीदा कोई भी 50,000 का और उस पे 10% डिस्काउंट लिखा हुआ था। जैसे आप मॉल वॉल जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पर पहले से टैग लिखा होता है 50% ऑफ, 50% सेल ऐसे करके। तो जो डिस्काउंट आपका परसेंटेज में पहले से ही दिया रहता है, आपको ध्यान रखना है, ये वो डिस्काउंट होता है जो परसेंटेज में पहले से ही लिखा रहता है, और ये लिस्ट प्राइस पे आपको मिलता है। लिस्ट प्राइस यानी वही प्राइस जो टैग में लिखा है। जब आप सामान खरीदते हैं तो वहां पे प्राइस टैग लगा होता है ना, तो प्राइस टैग पे जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो है ट्रेड डिस्काउंट, जो कि फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। जितना आर्टिकल में जितना डिस्काउंट लिखा है उतना ही मिलेगा, उससे आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन कैश डिस्काउंट, यहां पर आपकी बार्गेनिंग पावर आती है बेटा। यहां पर क्या है, यहां पर कैश डिस्काउंट आपको तब दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई बंदा मेरे आया सामान खरीदने, परफ्यूम खरीदने, और वो बोला, उसने मुझे बल्क में ऑर्डर दिया, तो मैंने कहा, लेकिन वो मुझसे कह रहा था कि मैं एक हफ्ते बाद पेमेंट करूंगा, तो मैंने उसको थोड़ा अमाउंट कम कर दिया तुरंत। मैंने कहा चलो थोड़ा कम करके पे कर दो, लेकिन अभी कर दो। तो यानी कैश डिस्काउंट जो है इसका कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये आपका सेलर कस्टमर को देता है इसलिए ताकि कस्टमर तुरंत पेमेंट कर दे, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दे। अब वो पेमेंट कैश में भी कर दे, चाहे वो पेमेंट उसे चेक में भी कर दे। मेरी बात समझ गए, ये दिया ही जाता है टू इन ऑर्डर टू इनकरेज द कस्टमर टू पे एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा डेटर। तो मैंने आपको बताया था डेटर कौन होता है। डेटर वो इंसान होता है, डेटर और कोई नहीं बल्कि हमारे यहाँ का कस्टमर होता है, जिसको मैंने उधार में सामान बेचा है। जिस कस्टमर जो मेरे यहाँ आके सामान खरीद जाता है उधार में, जिसको मैं सामान उधार में बेचूं और मुझे उससे फ्यूचर में पैसा मिले, वो मेरे यहाँ का डेटर होता है, और ये एसेट्स होती है हमारे फर्म की। क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर, अब जैसे वही पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है कि वो मेरा डेटर है और हम उसके क्रेडिटर हैं। जैसे मान लीजिए मेरा परफ्यूम का बिजनेस था, तो मैंने भी कहीं से माल भरवाया होगा, तो मैंने जहां से माल खरीद के भरवाया, तो मैंने अगर उससे माल उधार में खरीदा है और मैं अब उसे पे करूंगी, तो मेरे लिए वो कौन है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर वो बंदा होता है जिसे आपको पेमेंट करना है, और डेटर वो बंदा होता है जिससे आपको पेमेंट मिलेगा। मेरी बात समझ गए।
ठीक है। अब आता है रिसीवेबल। जब आप धंधा कर रहे होते हैं तो आपको पता है बहुत सारे ऐसे अमाउंट होते हैं जो आपको बिजनेस में रिसीव होते हैं। बिजनेस में जो भी अमाउंट आप रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनकम, उसे रिसीवेबल्स कहते हैं। पेबल क्या होते हैं बेटा? पेबल वो अमाउंट होते हैं जो बिजनेस पे करता है। एक बिजनेस बहुत सारे खर्चे पे करता है, तो बिजनेस जितने भी खर्चे पे करता है उसे पेबल्स कहते हैं। एंट्री करना क्या होता है बेटा? हमने आपको बताया जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को ही कहते हैं एंट्री करना। जैसे मैं कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पर अगर रिकॉर्ड कर दूं तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं एंट्री कर रही हूँ, इसे एंट्री करना कहते हैं। इसके बाद आता है टर्नओवर। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, टर्नओवर इतना है, मेरे यहाँ का टर्नओवर इतना है, उतना है। टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल्स। बिजनेस में हम जितना भी हम सेल्स करते हैं किसी भी टाइम पर उसे बोलते हैं टर्नओवर। अब ये 1 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है। टर्नओवर देखिए किसी भी समय का हो सकता है। आप टर्नओवर को किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि टर्नओवर किसी भी टाइम का होता है। अब होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब आप ये फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये इंसान रो रहा है, इसने अपनी जेब दिखाई है, इसकी जेब एकदम खाली है कि जहर खाने को भी इसके पास पैसे नहीं है। सेम वैसे ही इंसॉल्वेंट क्या होता है बेटा? इंसॉल्वेंट वो इंसान होता है जिसने कर्जा तो ले लिया मार्केट से, थर्ड पार्टी से भर भर के कर्जा तो ले लिया, लेकिन अब उन कर्जदारों को पेमेंट करने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। यानी जिस इंसान के पास पैसा बिल्कुल नहीं होता अपने कर्जदारों को पेमेंट करने के लिए, कहते नहीं जहर खाने के लिए पैसे नहीं मेरे पास, तो अगर किसी इंसान के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है पेमेंट करने के लिए तो हम उसकी इस पोजीशन को, इस कंडीशन को बोलते हैं कि वो क्या है? इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट बोलते हैं, बैंकरप्ट बोलते हैं इसे, ऐसा बंदा जिसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सके। मेरी बात समझ गए? इसको हिंदी में बोलते हैं दिवालिया घोषित हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अकाउंट। तो अकाउंट मैंने आपको बताया था, अकाउंट बेटा इसे खाते को कहते हैं। ये वो खाते होते हैं जहां पर आप सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें। अभी मैंने आपको बताया ना, जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं इसका मेन पर्पस ही है अकाउंट्स बनाना, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। आप इस सब्जेक्ट में यही सीखते हो कैसे खाते बनाए जाते हैं, एंट्रियां कैसे की जाती हैं, और इन खाते बनाने से, एंट्री करने से हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिट कमाए के लॉस, ये सब हम सीखते हैं इस सब्जेक्ट में। तो अकाउंट ये इसमें हम लोग सारे लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, किसी भी पर्सन, प्रॉपर्टी, इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? एक अकाउंट में। अब आता है डेबिट और क्रेडिट। देखिए हर अकाउंट की, जब भी हमें हर ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट को इफेक्ट करता है। एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट। इसे बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि हर अकाउंट के 2 साइड होते हैं। लेफ्ट साइड वाला ये फिक्स है बेटा, कि जो आपका लेफ्ट साइड वाला होगा और जो राइट साइड वाला होगा वो सारे फिक्स हैं। लेफ्ट साइड वाला आपका डेबिट बैलेंस होता है और जो राइट साइड वाला होता है वो आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। मेरी बात समझ गए? अब आता है कमीशन। आपको पता है आजकल मेजॉरिटी लोग काम भी कमीशन पे करते हैं कि आप मेरे को जो है, आप मेरे को कस्टमर देना तो मैं आपको उस पर कमीशन दूंगा। तो कमीशन क्या होता है? एक बिजनेस एक्टिविटी में आपको अलग से सैलरी से हट के आपको एक एडिशनल अमाउंट पे किया जाता है, आपकी हर सर्विसेज पे एजेंट को मिलता है, उसे कमीशन कहते हैं। ठीक है, अब आता है वाउचर। वाउचर क्या होता है? जैसे आप कहीं पर कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं आपको रिसिप्ट बनती है, बड़ी बड़ी रिसिप्ट प्रिंट करके मिलती है, या बिल मिलते हैं, वाउचर मिलते हैं। तो ये वाउचर्स होते हैं। वाउचर क्या होते हैं? ये वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें आपने अभी जो ट्रांजैक्शन किया उसकी सारी इंफॉर्मेशन है, कितने का सामान लिया, कहां से लिया, कितनी क्वांटिटी में लिया, कितना डिस्काउंट मिला, एक बिल में सब लिखा होता है, रिसिप्ट में, वही आपका वाउचर कहलाता है। समझ गए? इस बार बैड डेब्ट होता है। अब मैंने आपको बताया था ना डेटर क्या होता है? डेटर वो बंदा होता है जो हमारे यहाँ का कस्टमर है, जो हमसे उधार में सामान ले गया। मान लीजिए एक बंदा बोला, आया और बहुत गिड़गिड़ाने लगा कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरे को उधार दे दीजिए, मैं आपको पक्का लाके परसों दे दूंगा, लेकिन परसों वो गोला दे देता है और वो बिल्कुल कभी मिलता ही नहीं हमें। तो वो पैसा क्या हो गया? हमारा डूब गया, अब वो पैसा हमें नहीं मिलेगा। ऐसे पैसे को बैड डेब्ट्स कहते हैं। बैड डेब्ट्स बेटा वो अमाउंट होता है जो हमें अपने कस्टमर से बिल्कुल रिकवर नहीं मिलेगा ही नहीं अपने डेटर से। या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया क्योंकि उसका दिवालिया घोषित हो गया, अभी आपको दिखाया था ना, और या तो फिर वो डिसेबल है कि वो अपने कर्जों का पेमेंट नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब आता है ट्रेडिंग फर्म। क्या होता है बेटा? तो ट्रेडिंग फर्म एक ऐसा फर्म होता है जहां पर बिजनेस किया जाता है, और ये ट्रेडिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे वो फिनिश गुड्स को बस कस्टमर, होलसेलर या रिटेलर को डायरेक्टली उठा के कंज्यूमर तक बेचते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है बेटा जहां पर हम लोग जो भी बना बनाया सामान इसको बस उठाकर कहां तक पहुंचाते हैं? कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो ये कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाता है? होलसेलर रिटेलर को दे देते हैं और कस्टमर फिर होलसेलर रिटेलर से कांटेक्ट करके सामान खरीद लेते हैं। ठीक है, अब आता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये वो बिजनेस होता है जहां पर हम रॉ मटेरियल, कच्चे माल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। बेटा जहां पर कच्चा माल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और जहां पर ये फिनिश, अब देखो
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने क्या किया, कच्चे माल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, इसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब ये माल ट्रेडिंग बिजनेस का भी इसमें रोल आता है। ट्रेडिंग बिजनेस ये माल उठाकर होलसेलर और रिटेलर तक को देता है और उसके बाद होलसेलर रिटेलर के पास कस्टमर आके खरीदते हैं। मेरी बात समझ गए? तो इसके बाद आपको आता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 4 तरीके की इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड स्टॉक, किसकी, कौन सा सामान बना रहे हैं। मान लीजिए लेस चिप्स की अगर फैक्ट्री है तो वो लेस चिप्स बना रहे हैं तो इन्वेंट्री होती है सामान। तो इन्वेंट्री 4 होती है, एक होती है इन्वेंट्री इन रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री इन फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री इन स्टॉक इन ट्रेड। ये 4 तरीके की इन्वेंट्री होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हम लोग लेस चिप्स की फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जो लेस चिप्स है ये सबसे पहले आलू लेके आएंगे, आलू से ही तो चिप्स बनेगा। तो आलू अपने फॉर्म में, आलू की अवस्था में क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री इन रॉ मटेरियल। लेकिन अब इस आलू को स्लाइस करके हम पतला पतला काट दें तो क्या, ना तो ये अब आलू रह गया पूरा, ना तो ये चिप्स बना, तो ये कौन सी स्टेज में आ गया, सेमी फिनिश्ड। हाँ, सेमी मतलब आधा, आधा बना है आधा कच्चा है। इसके बाद अगर मैं इसको तल के पूरा चिप्स मसाला वसाला डाल के मैं बना दूं पूरा चिप्स इसको, तो ये क्या बन गया, ये बन गया फिनिश गुड्स। लेकिन अभी ये पैक नहीं हुआ है, अभी पूरा मसाला बन के तैयार तो हो गया है। लेकिन अब मैं अगर इसकी पैकेजिंग कर दूं, इसको एक पैकेट में डाल दूं और यहाँ पर मैं लेस लिख दूं, अब ये कस्टमर को बिकने को तैयार हो जाए तो इसे बोलते हैं इन्वेंट्री इन स्टॉक इन ट्रेड। मेरी बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पढ़ा दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो आप बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट इसका भी पार्ट लेके आऊंगी, इसके आगे का फर्दर। इसके लिए लास्ट में आपको बस मुझे एक कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। आपको बताना है कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है और इन्हें फादर क्यों कहा जाता है, इन्होंने ऐसा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, इस वजह से इन्हें फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहते हैं। अब आपको उस कॉन्सेप्ट का नाम भी बताना है और आपको इनका नाम भी बताना है। ठीक है, थैंक यू।